हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल सेट 22, 23 और 24। ठीक है दोस्तों, मैं इससे पहले आपका 21 तक का सेट करवा चुका हूँ। अभी मैं 22 सेट करवाने जा रहा हूँ, फिर 22, 23 और फिर 24। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। हमारा सबसे पहला है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी एक चौथाई रह जाएगी। अगर हम किसी वस्तु की चाल को आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों? आधा कर देते हैं, तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है वो कितना हो जाएगा? तो एक चौथाई हमारा रह जाता है ना। जी का मान क्या होता है? पहले भी आ चुका है। जी का मान हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है दोस्तों? तो जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा यानी कि हमारा जो इक्वेटर सेंटर हो जो होता है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जी का मान हमारा कितना रहेगा? तो जी का मान दोस्तों हमारा न्यूनतम रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो ध्रुवों पर हमारा सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है दोस्तों? तो जी का मान हमारा क्या होता है? घटता है। ग्रेविटेशन, ठीक है ना दोस्तों, ग्रेविटेशन क्या होगा? मेरा घटता है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाए तो, या फिर पृथ्वी के नीचे आए तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम क्या हो जाता है दोस्तों? तो कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर यानी कि पृथ्वी का जो स्पीड है, जितना स्पीड से वो घूम रहा है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है दोस्तों? शून्य। अभी जस्ट हमने पहले बताया कि शून्य विषुवत रेखा पर क्या होता है हमारा दोस्तों? शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? तो शून्य होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा इसका पृथ्वी का पलायन वेग होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना दोस्तों? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है दोस्तों? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब में क्या होगा? पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है दोस्तों? ये कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को किस चीज़ से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगर अचानक से, जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक, यानी कि जब बैरोमीटर का पारा जो होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है तो क्या होगा? तो आंधी आने की संभावना हमारी होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है दोस्तों? तो वर्षा होने की संभावना हमारी होती है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में बदलने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यू से, या 10 का के पावर होल टू पावर क्यू, हमारा 10 का पावर 3 ग्राम मीटर क्यू होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यू हमारा होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो द्रव का अधिक घनत्व होने पर पृष्ठ तनाव हमारा बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो कोशिका नली जो होता है उसमें क्या होता है? ये कम बढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सान्द्रता क्या होती है दोस्तों? तो घट जाती है। ताप अगर बढ़ेगा तो द्रव की सान्द्रता क्या हो जाएगी दोस्तों? तो घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर 23 का। सेट नंबर 23 में देखिएगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों? तो बढ़ जाएगी। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है?
तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा कितना होता है, या फिर बोल सकते हैं बीमीय सूत्र क्या होता है? तो ml⁻⁻1 और t⁻⁻ हमारा 2 होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है दोस्तों? तो आवर्तकाल इसका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठोस क्या है? इस्पात में हमारा सबसे ज़्यादा हमारा होता है, सबसे कम किस में होता है? तो हवा में यानी गैसेज में होते हैं हमारे। पराश्रव तरंगे का आवृत्ति होता है कितना? तो 2 लाख कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब श्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। कितना होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की होनी चाहिए। अब ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? गैसेज में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो सबसे कम गैसेज में होते हैं। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान ये हमारा क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दोनों पर मनुष्य का सामान्य तापमान हमारा होता है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट हमारा होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल किलोग्राम केल्विन हमारा होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम हमारा होता है। केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक कितना? बर्फ का गलनांक हमारा क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। उसका ताप क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य होता है 273 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है हमारा? परम शून्य हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर सेट का क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहला हमारा है विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है? तो ये हमारा संवहन के कारण। किसके कारण होता है? संवहन के कारण होता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, किस चीज़ को मापता है? बोलोमीटर। तो ये ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसको मापता है दोस्तों? तो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलने से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पे द्रव में उष्मा से क्या होता है? वो द्रव में परिणत हो जाता है, उसको क्या कहलाता है? तो उसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर है ना वो किसी में बदल जाता है, उष्मा पाकर वो गैस में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। द्रव से वाष्प में परिवर्तित की अवस्था परिपक्व को क्या कहते हैं हम लोग? तो वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो वो बढ़ेगा। दाब अगर बढ़ेगा तो हमारे किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है दोस्तों? तो तेजी से होती है। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के
गलन की गुप्त ऊष्मा को का मान होता है कितना, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 536 कैलोरी पर ग्राम हमारा होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो एक समान ताप बनाए रखना हमारा थर्मोस्टेट का कार्य होता है। प्रकाश 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 तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो एक प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये हाइगेंस के द्वारा किया गया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों, तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे विवर्तन होता है, तो ग्रोमेल्डी ने दिखाया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। दोस्तों इस तरह से मैंने आज आपको 22, 23 और 24 3 सेट मैंने करवाया है। फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा नेक्स्ट यानी कि कल 25, 26 और 27। ठीक है, साथ में ही साथ मैं और भी अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको और भी बिहार एसएससी, पीपीएससी, टीचर, रेलवे किसी भी कंपटीशन के लिए साइंस में आपको कहीं से सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा इसको। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।